हेलो प्यारे बच्चों, मैं मनोज वर्मा। आज आपको आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक में पाठ 2 वर्ण विचार पढ़ाने जा रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं। हिंदी व्याकरण पाठ 2 वर्ण विचार। आइए पढ़ते हैं। ध्वनि भाषा की लघुतम इकाई है। ध्वनियों के मेल से शब्दों का व शब्दों के मेल से वाक्यों का निर्माण होता है। प्रत्येक ध्वनि को लिखने का एक निश्चित चिन्ह होता है। उस चिन्ह को ही वर्ण कहते हैं। भाषा की लघुतम ध्वनि जिसके खंड न किए जा सकें वर्ण कहलाती है। बच्चों, लघुतम का अर्थ होता है सबसे छोटी। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और खंड यानी कि टुकड़े नहीं किए जा सकते। प्रत्येक भाषा में वर्णों के रूप, संख्या तथा उच्चारण भिन्न भिन्न होते हैं। जब इन वर्णों को व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध रूप में लिखा जाता है तो उसे वर्णमाला कहते हैं। किसी भाषा के सभी वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को उसकी वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला इस प्रकार है। देखिए बच्चों, स्वर। हिंदी की वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये 11 स्वर कहलाते हैं। इसमें फिर अनुस्वार आते हैं। अनुस्वार होते हैं जो अंक की बिंदी वाला होता है। विसर्ग, जिसमें 2 बिंदियाँ पीछे होती हैं, विसर्ग कहलाता है। और इन दोनों को अयोगवाह कहते हैं। इसके बाद व्यंजन। व्यंजन देखिए, व्यंजन के कै वर्ग हैं। ये 5 वर्ग होते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण आते हैं। कै वर्ग में 5 वर्ण हैं। कै, खे, गे, घे, अंग्या खाली। इसी प्रकार च वर्ग में 5 वर्ण हैं। च, छ, ज, झ, अइया खाली। फिर ट वर्ग में भी 5 वर्ण होते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण, अने खाली। इसके बाद जो ड, ढ, ये जो होते हैं 2 अलग से होते हैं। ये कभी भी शब्दों के बीच में आ सकते हैं, बाद में आ सकते हैं, लेकिन कभी भी शब्दों के शुरुआत में नहीं आएंगे। इनके नीचे बिंदियाँ होती हैं। उसके बाद त वर्ग, त, थ, द, ध, न। फिर प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। इसके बाद अंतस्थ। अंतस्थ में होते हैं य, र, ल, व। ये 4 व्यंजन अंतस्थ में होते हैं। ऊष्म व्यंजन में भी 4 होते हैं। श, श, स, ह। आगत ध्वनियाँ अ, ज, फ। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय। प्यारे बच्चों, जो ये 5 वर्गों के 25 व्यंजन होते हैं, इनको स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन के नाम से ही जाने जाते हैं। अब पढ़ते हैं स्वर के बारे में। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकल जाती है, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। अभी आपको बताई मैंने। स्वरों के भेद। विभिन्न स्वरों के उच्चारण में भिन्न भिन्न समय लगता है। उच्चारण में लगे समय के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। पहला भेद है ह्रस्व स्वर, दूसरा भेद है दीर्घ स्वर और तीसरा भेद है प्लुत स्वर। और प्यारे बच्चों, सबसे पहले पढ़ेंगे ह्रस्व स्वर के बारे में। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 हैं। अ, ई, उ, री। इसके बाद दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 2 गुना अर्थात 2 मात्रा जितना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर संख्या में 7 हैं। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 3 गुना समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम। यहाँ ओ
प्लुत स्वर है, इसके आगे ये 3 का अंक लिखने की परंपरा रही है, अर्थात इसका उच्चारण करते समय 3 गुना समय लगना चाहिए। हिंदी में प्लुत स्वरों का प्रयोग लुप्त हो गया है। अब ये प्लुत स्वर सिर्फ संस्कृत में दिखाई देते हैं बच्चों। सबसे कम समय लगता है हिस्स स्वरों में, उससे 2 गुना समय लगता है दीर्घ स्वरों में, और हिस्स स्वर से 3 गुना समय लगता है प्लुत स्वर में। लेकिन प्लुत स्वर अब हिंदी में कहीं भी प्रयोग में नहीं आते। अब आगे बढ़ते हैं अनुस्वार के बारे में। अनुस्वार जिसे हम अंकी बिंदी बोलते हैं, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है वहाँ अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है। बच्चों शिरोरेखा बोलते हैं, जो ये शब्दों के ऊपर जो लाइन होती है इसको शिरोरेखा बोलते हैं। अब मानक वर्तनी में पंचम वर्ण, जो पंचम वर्ण है, पांचों वर्गों के अंतिम वर्ण जो होते हैं, जैसे अंग्या खाली, अय्या खाली, अनय खाली, नय और मैं के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, जैसे पंखा, संतरा, अंत, पंचम, व्यंजन आदि। अब अधिकतर हर जगह से, प्रत्येक जगह से आधा नय और आधा मैं विलुप्त हो चुका है, उसकी जगह पर सिर्फ और सिर्फ अनुस्वार दिखाई देता है। अब इसके बाद देखिए अनुनासिक, चंद बिंदु जिसे हम बोलते हैं, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है। बच्चों इसमें समझने वाली बात है कि अनुस्वार में हवा सिर्फ नाक से निकलती है और अनुनासिक में हवा दोनों तरह से निकलती है, नाक से भी और मुंह से भी। वहाँ अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर चंद बिंदु के रूप में लगाया जाता है, जैसे दांत, चांद, आँख, सांप, गांव आदि। विसर्ग की पहचान होती है इसकी 2 बिंदियों से। आह को विसर्ग कहा जाता है। इसका उच्चारण ह की भांति किया जाता है। इसको केवल तत्सम शब्दों में ही प्रयोग किया जाता है, जैसे प्रातः, स्वतः, अतः आदि। जो संस्कृत के शब्द सीधे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हीं शब्दों में इसका प्रयोग होता है। आगत ध्वनि, जिसे अर्धचंद्र भी कहा जाता है, इस ध्वनि का प्रयोग केवल अंग्रेजी शब्दों का उच्चारण हिंदी में लिखने में ही किया जाता है। इसका उच्चारण आ, ओ तथा औ के बीच का है, जैसे कॉल, बॉल, डॉल, कॉफ़ी, डॉक्टर, ट्रॉली, कॉलेज, फुटबॉल, इस तरह के शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है आदि। स्वरों की मात्राएं, अब देखते हैं प्रत्येक स्वर की जो मात्राएं हैं किस प्रकार हैं। देखिए जो अ की जो मात्रा होती है, कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा होती है। ई की मात्रा होती है कि हम जब ई की मात्रा लगाते हैं तो वर्ण से बाईं तरफ हम इसकी मात्रा लगाते हैं। बड़ी ई की मात्रा में हम वर्ण के दाईं तरफ मात्रा लगाते हैं। जो ऊ की मात्रा होती है, इसे हम, ये जो खड़ी पाई होती है, ये जो डंडा होता है, इसके बिल्कुल नीचे गोल करके तब लगाते हैं। और जो बड़े ऊ की मात्रा होती है, ये भी हम खड़ी पाई के नीचे, लेकिन इस तरह से लगाई जाती है। इस प्रकार री की मात्रा में भी खड़ी पाई के नीचे इस तरह से करके और आधा गोल कर दिया जाता है। इस प्रकार देखिए ए की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर खड़ी पाई पर लगाई जाती है। इसी प्रकार आई की मात्रा भी शिरोरेखा के ऊपर लगती है, खड़ी पाई के ऊपर। ओ की मात्रा में दाईं तरफ एक डंडा और उसके ऊपर एक मात्रा होती है। आओ की मात्रा में दाईं तरफ एक डंडा होता है और उसके ऊपर 2 मात्राएं लगाई जाती हैं। इसके आगे पढ़ते हैं अब रे। रे पर ऊ तथा ऊ की मात्रा उसके नीचे नहीं बल्कि बीच में लगती है, दाईं तरफ बीच में लगाई जाती है। जैसे रुपया और रुमाल और रुख, इस तरह के शब्दों में रे पे छोटा ऊ लगता है। देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, रे पर छोटा ऊ का प्रयोग में सिर्फ ये इस तरह से आधा गोल दिखाई देता है, लेकिन जब आप बड़ा ऊ देखते हैं रे पे तो वो पूरा गोल हमें इसमें दिखाई देता है। तो बस यही इसका अंतर होता है छोटे ऊ का और बड़े ऊ का। गुरु शब्द में भी छोटा ऊ लगता है, रूप में बड़ा ऊ लगता है। इसके बाद रै के विभिन्न रूप। अब देखिए रै के कितने रूप होते हैं। रै का प्रयोग 3 रूपों में किया जाता है। रै से पहले यदि पाई वाले स्वर विहीन व्यंजनों का उच्चारण होता है तो उन्हें स्वर रहित दिखाने के लिए रै का प्रयोग
इस तरह से खड़ी पाई के नीचे तिरछे रूप में दिखाई देता है, जैसे व्रत, प्रथम, क्रम आदि। इसमें एक खास बात होती है बच्चों कि जिसके नीचे भी इस प्रकार का रे लगता है वो वर्ण वास्तव में आधा होता है और ये रे जो होता है ये पूरा होता है। इसके बाद देखिए जो ये मात्रा दिखाई दे रही है ऊपर को लगती है, ये भी रे की मात्रा होती है, इसे रैफ की मात्रा बोलते हैं। रे को स्वर रहित दिखाने के लिए, स्वर रहित का मतलब यहाँ पर जो रे आएगा वो आधा रे है, उसको दिखाने के लिए इसका प्रयोग रैफ की मात्रा के रूप में किया जाता है। उच्चारण करते समय जहाँ इसकी आवाज़ आए उससे अगले व्यंजन के ऊपर यह मात्रा के रूप में लगाया जाता है। देखिए जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर शब्द बना है मर्म, तो मर्म शब्द में यहाँ पर इन्होंने आ की मात्रा लगा रखी है, इसमें यहाँ पे है की मात्रा है आएगा सिर्फ, ठीक है ना बच्चों। मर्म में देखिए रै की आवाज़ जो आ रही है वो मैं से पहले आ रही है, लेकिन ये जो रैफ लगेगा ये उससे अगले वर्ण के ऊपर लगता है। इसी प्रकार शर्म में भी ये मैं से पहले बोल रहा है शर्म, और ये मैं के ऊपर रहेगा। ये जो रैफ की मात्रा होती है कभी भी स्वर रहित व्यंजन के ऊपर नहीं लगती है, कभी आधे अक्षर के ऊपर नहीं लगती है। जिन व्यंजनों में पाई नहीं होती अर्थात जो नीचे से गोल होते हैं, जो कि ट वर्ग में आते हैं, आपने देखे होंगे ट वर्ग में ट, ठ, ड और ढ, इन चारों में जो रै लगता है वो पदेन की मात्रा होती है। उन्हें स्वर रहित दिखाने के लिए रै का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि ट्रक, ट्रक में ट जो है वो स्वर रहित है और रै स्वर सहित है, रै पूरा है यहाँ पर, जमा कै और ट्रक। इसी प्रकार ड्रम। अब देखिए इसके बाद व्यंजन, व्यंजन देख लेते हैं। व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु में रुकावट उत्पन्न होती है। इसका उच्चारण बिना स्वरों की सहायता के नहीं किया जा सकता। तो प्यारे बच्चों, हमने आज आपको यहाँ तक पढ़ाया है, कल हम इससे आगे आपको पढ़ाएंगे, व्यंजन के बारे में पूरी जानकारी देंगे। आज हमने आपको स्वर के बारे में बताया है, स्वरों के भेद बताए हैं, स्वरों की मात्राएं बताई हैं, रै के विभिन्न रूप बताए हैं। इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, लिखकर देखना है किसकी मात्रा कैसी होती है। धन्यवाद।